हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर बायोलॉजी के कुछ सवालों को लेकर के आइए, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप सभी बच्चे को थंबनेल में दिख रहा होगा कि आज की जो हमारी ये क्लास है वो काफ़ी मज़ेदार और ऑब्जेक्टिव की होने वाली है, ठीक है। तो सभी बच्चे एकदम लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। और ड्रीम क्लासेस पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग आपको एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं, देखिए हमारे लर्निंग ऐप के बारे में, ठीक है। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग हमारे लर्निंग ऐप, ठीक है, हमारे लर्निंग ऐप का नाम है देखिए ड्रीम क्लासेस। ड्रीम क्लासेस, इसको अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं करा है तो जाइए जी प्ले स्टोर में इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये हमारा जो लर्निंग ऐप है वो कहाँ मिलेगा, प्ले स्टोर में मिलेगा, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहाँ से आप हमारे क्लास ट्वेल्थ हो गए, क्लास टेंथ हो गए और 11th हो गए, ठीक है। फिर रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, ये सब की तैयारी को आप वहाँ से ऑनलाइन कक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। शुरू करें, ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। और आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए हमारे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में चैप्टर 1 में जितने भी सवाल ऑब्जेक्टिव बनते हैं इसके पार्ट 1 को कवर करेंगे। देखिए हमारे चैप्टर 1 का नाम है लेसन 1 का जीवधारियों में जनन, ठीक है। देखिए और आज का हमारा पहला सवाल हमने रखा है कि देखिए सवाल आपको इस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा और आपको किस तरह से जवाब देना है उसका और किस तरह से सटीक जवाब को टिक करना है वो समझते जाइएगा, ठीक है। सवाल हमारा देखिए कि निम्न में कौन बंगाल का आतंक कहा गया है, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि किसे बंगाल का आतंक कहा गया है। देखिए चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, ब्रायोफिलम, जलकुंभी, अगेव या केला। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट भी रहता है इस सवाल पे, तो एकदम आज हम क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए इसका जवाब जानते हैं कि निम्न में से कौन बंगाल का आतंक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन बच्चों को लग रहा है वो टिक कर लीजिए, जिनको नहीं भी आता है वो अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। बंगाल का आतंक जो है जलकुंभी कहलाता है। ये सवाल ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको पूछा जा सकता है ये अगले पार्ट में, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं, दिख रहा होगा स्क्रीन पर सभी बच्चे को। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, इस तरह के हमारे हैंड रिटेन नोट्स को परचेज करना है तो वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए। देखिए हेल्पलाइन नंबर सभी बच्चों के लिए हम प्रोवाइड करवा देते हैं। जिन बच्चों को हमसे मदद चाहिए नोट्स वगैरह परचेज करना, वो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6200733858। ये है हमारा ड्रीम क्लासेस का, क्या है जी, ड्रीम क्लासेस का हेल्पलाइन नंबर है ये, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। व्हाट्सएप नंबर भी हमारा यही है, इस पे आप कांटेक्ट करिए। आपको सभी सुविधा जो है ड्रीम क्लासेस की तरफ से बहुत ही कम फी में दी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे पे। दूसरा जो हमारा सवाल क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, ठीक है। जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, किससे हो सकता है। ऑप्शन आपको दिख रहा है, बीज से, युग्मनज से, युग्मकों से या विखंडन से। जवाब दीजिएगा सारे बच्चे देख करके, एकदम सटीक सा जवाब चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर डी टिक करिएगा, इसका राइट जवाब होगा, ठीक है। कि जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है केवल विखंडन से। याद करते जाइएगा, जिनको नोट्स बनाना हो वो नोट्स बना लीजिएगा और जिनको नोट्स की आवश्यकता हो हमारे व्हाट्सएप नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करिए। वहाँ पर आपको टोटल जो नोट्स है वो हैंड रिटेन प्रोवाइड करवाई जाएगी व्हाट्सएप पर, ठीक है। चलिए और ऑनलाइन क्लासेस भी जारी है, जिन बच्चों को वहाँ पे करनी है हमारे लर्निंग ऐप के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस करवाई जा रही है इस बार 12th की, 10th की, 11th की, वो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको सारी सुविधा दी जाएगी, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 3 पे बात करते हैं। 3 कह रहा है कि जब नर और मादा गैमिट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है, ठीक है। सवाल को समझिए फिर से कि जब नर और मादा गैमिट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने है, अलैंगिक जनन कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है, वर्धिकायिक कहलाता है या मुकुलन कहलाता है। जवाब दीजिए, थोड़ा सा समय दे रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी
टिक करिएगा सभी बच्चे, याद करके जाइएगा जी, एकदम बहुत ही अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पे। 4 नंबर सवाल कह रहा है कि ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं। यहाँ पे वे भी लिख सकते हैं कि वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने मेटाजेनेसिस कहलाते हैं, एकांतरण कहलाते हैं, कायांतरण कहलाते हैं, या मेटास्टेसिस कहलाते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, यह पूछा जाता है जी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। चलिए जवाब को जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी टिक करिएगा। ठीक है, जिन बच्चों को लग रहा है ऑप्शन सी वो बिल्कुल ही सही सोच रहे हैं, इसका जवाब कायांतरण होगा। और देखिए 5वां सवाल बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक है। देखिए विवेक करा हुआ है हमारे नोटबुक में, आप लोग भी जरूर इसको नोट करिएगा। सवाल है हमारा केंचुआ प्राणी है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में जी। ठीक है, बार बार बता रहे हैं आप लोगों को, इग्नोर नहीं करना इस सवाल को। कह रहा है केंचुआ प्राणी है, किस प्रकार का प्राणी है। ऑप्शन दिख रहा होगा, एक लिंगी है, द्विलिंगी है, अलिंगी है, या नपुंसक है। नपुंसक का मतलब कि वह प्रजनन नहीं कर पाता है। तो जवाब दीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, 5वें नंबर का जवाब चाहिए सारे बच्चे से। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा इसका जवाब। चलिए इसका जवाब जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा बहुत ही अच्छा सवाल है कि केंचुआ जो है वह प्राणी कैसा होता है, द्विलिंगी होता है। ठीक है, छठे सवाल पे बात करते हैं। छठा नंबर सवाल हमारा कह रहा है, देखिए छठा नंबर कह रहा है कि जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है। एक जलकुंभी जो है वो 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है। ऑप्शन ए आपके सामने है 8 माह, ऑप्शन बी आपके सामने है 6 माह, ऑप्शन सी आपके सामने है 5 माह, और ऑप्शन डी आपके सामने है 12 माह। जवाब दीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल यह भी है। छठे नंबर का आंसर दीजिए जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए ऑप्शन नंबर ए टिक करिएगा, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, 8 माह इसका राइट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 7वां नंबर सवाल भी हमारा वीवीआई आ गया। एक आ गया था हमारा ऊपर वीवीआई सवाल नंबर 5, केंचुआ कैसा प्राणी है, और एक 7वां नंबर सवाल आ गया, भ्रूण पोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, यह भी रिपीटेड प्रश्न है जी, बार बार ये एग्जाम में रिपीट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा है एन होता है, 2n होता है, सी है 3n होता है, डी नंबर है a+b, यानी कि n और 2n दोनों होता है। ऑप्शन को समझिए, ऑप्शन बहुत बड़ा मायने रखता है एग्जाम में। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ऑप्शन में ही दिक्कत हो जाती है, तो वहाँ पर वो क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। सबसे पहले देखिए सवाल को समझेंगे। सवाल हमारा था कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा n होते हैं, ऑप्शन बी हमारा 2n होते हैं, और ऑप्शन सी हमारा 3n होते हैं, और ऑप्शन डी जो हमारा a+b कहने का मतलब हुआ n और 2n दोनों होता है। ठीक है, तो जवाब दीजिए, अब तो समझ गए होंगे आप लोग। जी हाँ, बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी 3n इसका राइट जवाब होगा। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं, तो 3n क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आते हैं चलिए 8वें सवाल पे। ठीक है, दिख रहा होगा सभी बच्चे को। देखिए 8वां नंबर सवाल हमारा है कि कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है पेनिसिलियम में, स्पाइरोगाइरा में, ऑप्शन सी हमारा है कारा में, और ऑप्शन डी हमारा है फर्न में। जवाब दीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल यह भी है कि कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है। ठीक है, अभी जब आप लोग बायो वाला लाइव क्लास जो बच्चे ज्वाइन किए हमारे, उसमें इसके बारे में चर्चा जरूर हुआ होगा। ठीक है, कि कोनिडिया क्या है। तो जो भी बच्चे अगर इसके बुक सॉल्यूशन को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, हमारे लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए, और वहाँ से हमारे टीचर्स जो भी बायोलॉजी के क्लास ले रहे हैं ये लाइव क्लास, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम फी में इस बार हमारी टीम ड्रीम क्लासेस जो है ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, चलिए 8वें सवाल पे आते हैं। 8वां सवाल को हमने पढ़ दिया है जी, ऑप्शन भी पढ़ दिया है। जवाब दीजिए सारे बच्चे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, जिन जिन बच्चों को लग रहा है वो बिल्कुल ही सही सोच रहे हैं। कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है, पेनिसिलियम में ही होता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 9। 9वां सवाल हमारा कह रहा है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि जब संतति की उत्पत्ति जो है
एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? लैंगिक जनक कहलाता है, अलैंगिक जनक कहलाता है, A+B यानी लैंगिक और अलैंगिक दोनों कहलाता है, या D आंतरिक निषेचन कहलाता है। जवाब दीजिए 9वें नंबर सवाल का। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। जिनको लग रहा है वो बिल्कुल ही सही सोच रहे हैं, अलैंगिक जनन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते सवाल नंबर 10वें पे। 10वां सवाल हमारा है कि इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? ठीक है, इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? ऑप्शन नंबर ए हमारा है अंडाशय, ऑप्शन बी हमारा है परागकोश, ऑप्शन सी हमारा है पराग, और ऑप्शन डी हमारा है युग्मनज। जवाब दीजिए सारे बच्चे, काफी अच्छा सवाल है। इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? ठीक है, और जिन बच्चों को नहीं भी मालूम है वो नोटबुक बनाते चलेंगे, और जिन बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है नोट्स की, अभी से हमारे नोट्स को परचेज कर सकते हैं। ड्रीम क्लासेस हर बार की तरह इस बार भी नोट्स प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, 10th 12th सबके, आर्ट्स के, साइंस के, 11th के सबके नोट्स हमारी टीम इस बार दे रही है। तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा नोट्स के लिए। चलिए इसका जवाब जानते हैं। सवाल नंबर 10वां का राइट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पराग इसका सही जवाब होगा कि इनमें से कौन सा भाग अगुणित है, तो पराग जो है वो अगुणित होता है। 11वें नंबर सवाल पे आते हैं। सवाल है मध चक्र पाई जाती है। ठीक है, मध चक्र अब किसमें पाई जाती है ये आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर ए है गाय में, ऑप्शन नंबर बी हमारी भेड़ में, ऑप्शन सी है कुत्ता में, ऑप्शन डी ऑल का मतलब इनमें से सभी, गाय भेड़ कुत्ता तीनों में मध चक्र पाई जाती है। ये हमसे सवाल पूछ रहा है, जवाब देना है आप सभी बच्चों को। ठीक है, 11वां नंबर सवाल। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों का सटीक जवाब आ रहा है। इसका राइट जवाब वही होगा जी जो आप लोग सोच रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। गाय में भी, कुत्ते में भी और भेड़ में भी, तीनों में मध चक्र पाई जाती है। ठीक है, तो इन सभी सवालों को आप एकदम से कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो नज़दीक आने वाला है तो उसमें आप लोग का ये बहुत ही ज़्यादा काम देने वाला है। ठीक है, जो भी बच्चे कंपार्टमेंटल का एग्जाम देंगे या बोर्ड एग्जाम देंगे अगली बार, उनके लिए यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो एकदम चैप्टर वाइज अभी से हम लोग कवर करते हुए चलेंगे तो हमारा एग्जाम जो है बेहतरीन जाएगा। सवाल नंबर 12 पे बढ़ते हैं। ठीक है, 12 नंबर सवाल हमारा कह रहा है, देखिए कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य, मध्य मतलब बीच वाले भाग में क्या पाया जाता है। केंद्रक पाया जाता है, ऑप्शन बी है रसधानी पाया जाता है, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ऑप्शन डी हमारा सेंट्रीओल पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए जवाब दीजिए इसका क्या होगा जवाब जी 12वें नंबर सवाल का। बिल्कुल ही सही, बहुत सारे बच्चों का जवाब सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते सवाल नंबर 13वें पे। दिख रहा है 13वां सवाल सभी बच्चे को। चलिए 13वां सवाल हमारा है कि 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बारे में उन्हीं बच्चों को समझ में आए भाई इस सवाल को। ठीक है, जो कि हमारे क्लास को अटेम्प्ट करें रेगुलर। चलिए अभी हम लोग उतना टाइम नहीं है तो इसको डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे, बस इसको आंसर को इसका हम लोग पढ़कर निकल जाएंगे। ठीक है, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। जवाब दीजिए सारे बच्चे। ऑप्शन हमारे सामने है 124, 31, 30, 62। जवाब दीजिए क्या होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी 31 होगा इसका राइट जवाब जी। ठीक है, और चलिए हम लोग पढ़ते हैं 14वें नंबर सवाल पे। 14वां नंबर सवाल भी काफ़ी अच्छा है, और देखिए हमने VVI करवा दिया है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम इग्नोर नहीं करिएगा। कि सवाल है हमारा कि चमगादड़ द्वारा परागन क्या कहलाता है। बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक आ गया है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बोर्ड मॉडल सवाल है जी कि चमगादड़ द्वारा परागन क्या कहलाता है। ऑर्नोथोफिली, एंटोमोफिली, क्रिप्टोरोफिली या हाइड्रोफिली। जवाब दीजिए सारे बच्चे, 4 ऑप्शन आपको मिल गया है। बिल्कुल ही सही, बहुत ही अच्छा। जो बच्चों को लग रहा है ऑप्शन नंबर सी क्रिप्टेरोफिली जो है वो इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, और चलिए आज के इस पार्ट के हम लोग अंतिम सवाल पे बात करते हैं, फिर हम लोग इसके पार्ट 2 को देखेंगे। तो हमारा चैप्टर 1 जो है बायोलॉजी का, यानी जीवधारियों में जनन का जो चैप्टर 1 है हमारा क्लास 12th का, उसका हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट जो ऑब्जेक्टिव का वो क्लियर कर पाएंगे।
चलिए आज के पाठ का अंतिम सवाल हमारा है, सभी बच्चों को ध्यान देना होगा इस पे, ठीक है, क्योंकि आज का अंतिम सवाल बहुत ही अच्छा है कि उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है, किस प्रकार से होता है, ठीक है। वह निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है, या जल में निषेचन होता है, या हवा में निषेचन होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, जवाब दीजिए सारे बच्चे कि उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन किस प्रकार से होता है, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर बी आंतरिक इसका राइट जवाब हो जाएगा, टिक कर लीजिए सारे बच्चे, ठीक है। तो चलिए रहने देते हैं आज की इस छोटे से क्लास में। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे को यह क्लास जरूर पसंद आया होगा। तो हमारे कमेंट बॉक्स में, खाली पड़े कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपके जितने भी दोस्त भाई बहन जो भी इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हो उनको इसका लाभ जरूर मिल सके, ठीक है। और जिन बच्चों को हमारे नोट्स खरीदने हो, परचेस करने हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए, हमारी ड्रीम क्लासेस की पूरी टीम आपकी सहायता जरूर करेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एकदम बने रहिएगा। अगले दिन आपका इसका अगला पार्ट 2 मिल जाएगा और अभी हम लोग इसके बुक सॉल्यूशन को भी शुरू करेंगे। तो एकदम आप लोग तैयार रहिए, ड्रीम क्लासेस का साथ बने रहिए, ठीक है। आपकी तैयारी एकदम पूर्णतः करवाई जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।